हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने वेरिएंस ख़त्म कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ख़त्म कर लिया। अब हमारा ये मान लीजिए स्टैट्स टॉपिक की आज ये लास्ट क्लास होने वाली है, ठीक है। और इसमें लास्ट बट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और इसका जो यूज है या फिर इसका जो क्वेश्चन मैं कहूंगा कि वो कैसा आएगा कि आपको दो अलग अलग डाटा दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आप दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ठीक है। दोनों की परफॉर्मेंस है। मान लो आपके एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें आप 5-5 एग्जाम देते हो। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, लेट्स से ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है। ए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ इस तरीके से आती है कि 70, 72, 71, 70, 69, समझ लो। और बी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से आती है 90, 50, ठीक है, और फिर 80, फिर 60 और फिर 70, कुछ इस तरीके से आती है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक की जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि लेस वेरिएबल है, लेस वेरिएबल है इनकी परफॉर्मेंस, या कह सकते हैं मोर कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लेस कंसिस्टेंट है, ठीक है, लेस कंसिस्टेंट है। और या फिर ये कह सकते हैं कि मोर वेरिएबल है, मोर वेरिएबल है। तो आपको ऐसे दो डाटा दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा जो डाटा है वो मोर कंसिस्टेंट है या लेस कंसिस्टेंट है, या फिर ये पूछ सकते हैं कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबिलिटी किस डाटा में है। तो ये जो वेरिएबिलिटी का जो मेजर है ये हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के थ्रू। और उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो आपका फॉर्मूला रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और इनटू 100। तो हमने मीन कैलकुलेट करना सीख लिया है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीख लिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मीन से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये परसेंटेज में जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हो तो कुछ परसेंटेज जैसा है यहाँ पे। चलिए, तो it is used to compare the consistency or variability in different data sets. The more the value of CV, the less is the variability. यानी कि ये कहता है CV की वैल्यू जितनी हाई होगी, ठीक है, उतनी ही वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी। डाटा की जो वेरिएबिलिटी है उतनी ही हाई होगी, या फिर ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं उतनी ही उसमें कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी जो है उतनी ही कम होगी। या फिर इसका अपोजिट केस ये है कि CV की वैल्यू जितनी लो होगी, डाटा की वेरिएबिलिटी, डाटा की वेरिएबिलिटी उतनी ही कम होगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डाटा की जो कंसिस्टेंसी है, डाटा की जो कंसिस्टेंसी है वो उतनी ही हाई होगी, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें आपको याद हैं तो ये भी कह सकते हैं CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबिलिटी, या फिर ये भी कह सकते हैं CV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी CV की वैल्यू कम होगी, एंड वाइस वर्सा। और वेरिएबिलिटी और CV की जो वैल्यू है उनमें डायरेक्ट रिलेशन है। वेरिएबिलिटी हाई होगी तो CV की वैल्यू भी हाई होगी, ठीक है। वेरिएबिलिटी कम तभी होगी जब CV की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। तो ये आप थोड़े से ये रिलेशंस आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन देखते हैं 2021 का NDA में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100। तो इन्होंने हमें मीन प्रोवाइड कर दिया है और मीन की वैल्यू कितनी दी है, 100, एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45%। और CV की जो वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड कर दी है 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, उन्होंने हमसे वेरिएंस की वैल्यू पूछी है, सिग्मा स्क्वायर पूछा है, ठीक है। अगर हम CV का फॉर्मूला जानते हैं तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100।
स्टैंडर्ड सीवी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 45, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे और मीन की वैल्यू जो है वो 100 और इंटू 100 इन दोनों को कट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा की वैल्यू हमें 45 मिल गई। तो वेरिएंस जो होगा वो होगा हमारा सिग्मा स्क्वेयर यानी कि 45 इंटू 45 और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा कितना 2025। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी मैं यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा, जनरली मैथमेटिक्स की ट्रिक है, बहुत सारे बच्चों को पता होती है। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन फास्टर होती है। अगर आपको किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, 2 डिजिट का नंबर है और उसके लास्ट में 5 है, जैसे कि 35, आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आएगा। और 3 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, 3 और 4 की मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हुआ 1225। जैसे आपको 45 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर क्या करेंगे, पहले आप 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए उससे नेक्स्ट वाले नंबर से, 4 से नेक्स्ट कौन सा आता है नंबर 5 आता है, तो 4 5 जा 20, तो इसका ये स्क्वायर हो गया। जैसे कि अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है तो पीछे आ जाएगा 25 और 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 7, तो 6 7 जा 42, तो 65 का स्क्वायर कितना आ गया 4225 आ गया। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स होती है हमारी, इनको आप अगर समझेंगे याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्टर होगी। ये हमारे पास एनडीए सेकंड 2022 का एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन ऑफ ए क्लास इन 4 सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें जो है 50 बच्चों के मार्क्स गिवन है, किस किस में, मैथ में। अच्छा मार्क्स गिवन नहीं है, मार्क्स का मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो मैथ्स में जो मीन आया है वो 40 है, मैथ्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 15 है, फिजिक्स का मीन जो है वो 28 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12, केमिस्ट्री का मीन जो है 38 और स्टैंडर्ड डेविएशन 14 और बायोलॉजी का मीन जो है 36 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 16। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये एनडीए में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी किस सब्जेक्ट के मार्क्स में है, और हाईएस्ट वेरिएबिलिटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हाईएस्ट सीवी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है। तो हमें चारों सब्जेक्ट्स का जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर जिसकी भी हाईएस्ट आएगी उसी की वेरिएबिलिटी भी हाईएस्ट होगी। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और इनटू में 100। ठीक है, यही होगा हमारे पास। तो अगर मैथ्स की बात करें तो उसका जो सीवी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 40 और ये हो जाएगा 150 बाय 4 और ये हमारे पास कुछ 37.5 आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसके सीवी की, उसके बाद फिजिक्स के सीवी की बात करें तो फिजिक्स का जो सीवी आएगा वो आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 28 और इसकी जो वैल्यू है लगभग 28 टू जा 56, 28 4 जा 42.8 कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, फिर हम अगर केमिस्ट्री के सीवी की बात करें तो सीवी इज इक्वल टू 14/38 इंटू 100 और ये हो जाएगा 1400 डिवाइड बाय 38 और अगर हम इसको देखें तो 3 4 जा 12, 3 35 टू 70, तो ये जो है 3 6 और 0.8 पे लगभग जो है जाएगा। फिर लास्ट में बायो की अगर सीवी कैलकुलेट की जाए तो बायो की जो सीवी है वो होगी हमारे पास कितनी 16 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 दैट इज 1600 डिवाइडेड बाय 36 और इसकी जो लगभग वैल्यू है वो हमारे पास जाने वाली है 44.4 समथिंग। ठीक है,
मतलब इसकी वैल्यू और भी डेसिमल्स में आएगी, बट मेरे को तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो जो हाईएस्ट सीवी है वो किसका है, बायोलॉजी का जो सीवी की वैल्यू है दैट इज हाईएस्ट 44। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी है वो किसकी हो जाएगी, हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट की हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो ये आपको थोड़ा सा डिवीजन आनी चाहिए कि 1200 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे तो हमारे पास ये 112 आएगा, फिर 80, फिर हम 2 पे जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिवीजन आपको आनी चाहिए और इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये चीजें याद रखिए कि सीवी अगर वेरिएबिलिटी सबसे हाई चाहिए तो सीवी भी सबसे हाई चाहिए, अगर कंसिस्टेंसी हाई चाहिए तो सीवी की वैल्यू लीस्ट या लोवेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं चेंज इन ओरिजिन, जिसका मतलब क्या है प्लस या माइनस ऑपरेशन, और चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा डिपेंडेंट है और कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है। भाई देखो ये जो तीन है मीन मीडियन मोड, इसमें प्लस माइनस हो या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो सब पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डाटा में कुछ प्लस करते हैं या माइनस करते हैं दैट इज चेंज इन ओरिजिन करते हैं, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दैट इज चेंज इन स्केल करते हैं, तो आपका मीन हर केस में चेंज होगा, मोड भी दोनों केस में चेंज होगा। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने ये पढ़ा कि प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका याद रखिएगा, ना तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता है और ना ही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आप डाटा में कुछ प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसका सिंबल आर होता है, आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसको सेव करके रखेंगे जब हम कोरिलेशन और रिग्रेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसमें एक पैरामीटर और है। ठीक है, एक पैरामीटर और ले लेते हैं जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका आप लोग सोच के देखेंगे कि क्या होगा, क्या यहाँ पे चेंज होना चाहिए या नो चेंज होना चाहिए। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या यहाँ पे चेंज होना चाहिए या फिर नो चेंज होना चाहिए। ठीक है, आपका हिंट ये है, आपका हिंट ये है कि सीवी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब इसमें आप प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्लस के केस में ये चेंज होगा या नहीं होगा, मीन चेंज होगा या नहीं होगा, और कितना कितना चेंज होगा, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करके देखिए और फाइनली कंक्लूजन पे निकल के देखिए कि सीवी पे क्या फर्क पड़ता है चारों ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है 2023 का फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स दिस। जी जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे हम, सभी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको किसी डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, x1 x2 और xn का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो होगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी पावर कर देंगे कितनी, 1/n। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन आने वाला है जी, वो आने वाला है 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 2 पावर n-1 और होल पावर 1/n। ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे 2 की सभी पावर्स ऐड कर देता हूं मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 n-1 तक और डिवाइड होल पावर 1/n। ठीक है, समेशन n हमें पता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, और समेशन n-1 जो है वो होता है n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 नेचुरल नंबर्स तक का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 और होल पावर 1/n। तो g की जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर
n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो हमारे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, g की वैल्यू कितनी है 2 और n माइनस वन डिवाइड बाई टू। अब उसने जो पूछा है हमसे, वो हमसे पूछा है कि वन प्लस टू log 2g की वैल्यू क्या होगी। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से और अभी तक हमने log चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उसको सेव कर लीजिए। और जब आप log का चैप्टर कर लेंगे, जब हम log का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तब इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे g की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टू टाइम्स ऑफ log 2, और यहाँ पे आ जाएगा g की वैल्यू में 2 पावर में n माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, log a की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर ये इनपुट a और यहाँ पे बीच में बेस a दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, log a x की पावर अगर m है तो ये जो m पावर है ये आगे आ जाती है m, और पीछे क्या बच जाता है, सिंपली log ax बच जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ये क्या होगा 1 प्लस टू इंटू ये जो पावर है ये log के आगे आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ log 2 तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस n माइनस वन इंटू log 2 और log 2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 प्लस n माइनस वन इंटू वन, और ये 1 प्लस n माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, और इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि n की वैल्यू आप कुछ अपनी मर्जी से ले लीजिए। जैसे कि n की वैल्यू 3 ले ली, तो यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो इस डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 1 2 और 2 स्क्वायर तक, ठीक है। हम सिर्फ n की वैल्यू अगर 3 लें तो हम सिर्फ इन तीन वैल्यूज को ले सकते हैं। इन तीन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। जैसे फिर उसके हमारे जो ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्योमेट्रिक मीन आएगा 1 इंटू में 2 स्क्वायर और होल पावर क्या, अब हमने n को 3 लिया है तो 1/n यानी कि 1/3, और g की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 पावर 1/3, ठीक है। फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2 और 8 पावर 1/3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो 1/3 और log 2 8, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इससे पहले ये कर लीजिए, 8 को लिख लीजिए पहले, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 2, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये पावर 1/3, ये पावर ही कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 2 log 2 और log 2 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 और हमारे पास फाइनल आंसर 3। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नहीं दिखाई दे रहा, बट आप ये देखिए ना, n को आपने 3 लिया था तो n 3 ही है हमारे पास आंसर। तो n की कोई छोटी सी वैल्यू लेके भी आप ट्राई कर सकते हैं, n को आप 2 लेके भी ट्राई कर सकते थे, n को आप 4 लेके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो n को 2 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर जो है मेरा आंसर 1 आता, और वो यहाँ से भी आता और वो यहाँ से भी आता। तो आप जनरल तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जो हमने पहले किया है, या आप शॉर्टकट करके आप इस तरीके से कोई भी n की वैल्यू अज्यूम करके, और फिर ये जो आपका पूरा डाटा है, ठीक है, तो आपको ये पूरा डाटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप n की वैल्यू जितनी भी ले रहे हैं उस हिसाब से उतनी ही वैल्यू लेके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों का जो हार्मोनिक मीन आता है वो आता है 2ab अपॉन a प्लस b। तो मैं इन सभी का हार्मोनिक मीन निकालूं, h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस नंबर्स, तो वो फॉर्मूला तो बनेगा ये, h इज इक्वल टू n अपॉन 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब और प्लस 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 1/2 की पावर n माइनस वन। फिर मेरे को ये जीपी का सम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बट
इतना सब करने के बजाय मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने n की वैल्यू जो है, मैं अपने n की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे को सिर्फ ये दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, पहले दो, 1 और 2। ठीक है, और फिर मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, n बाई एच। n बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा, फिर n बाई एच का मतलब हो जाएगा 2 बाई एच, और 2 बाई एच की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। देखिए कैसे करते हैं, n मैंने ले लिया अपनी तरफ से 2, n मैंने ले लिया 2, तो मैं सिर्फ पहले दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालूंगा, किस किस का, 1 का और 2 का। 1 और 2 का हार्मोनिक मीन कैसे आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 बाई 3। ठीक है, तो 2 बाई एच की वैल्यू क्या होगी, 2 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन में 3, ये 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 2। तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 बाई 2 है। अब मेरे को ऑप्शन में, ये मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस में मेरे को n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखना है, और ये देखना है कौन से ऑप्शन से 3 बाई 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से आएगा, अगर मैं इस ऑप्शन में जो है 2 पुट करके देखूं तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 1, n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2। तो मेरा आंसर जो है मैच हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू 2, 3, 4 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं एक बार जनरल में भी निकाल के दिखा देता हूँ कि आपको जनरल तरीके से कैसे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा क्या है भाई, हमारे पास वो है हमारे पास 1, 2, 2 स्क्वेयर और 2 पावर n माइनस 1। जीपी में मैं आपको बता देता हूँ सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है यहाँ पे बनने वाली है, तो इसलिए मैं जीपी का सम का फॉर्मूला पहले ही लिख रहा हूँ। फिर देखिए h की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 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 1 अपॉन xn, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो होने वाली है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब और प्लस प्लस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म में कुछ ऐड होता है, उस ऐड होने वाले नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर बार कुछ मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसमें देख रहे हैं हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हर बार जो है 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ और हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो जीपी का अगर n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाया जाए तो नीचे वाला सम जो है हमें मिल सकता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। अगर फर्स्ट टर्म देखें a की वैल्यू है 1, ये हमारे a की वैल्यू है, इनटू 1 माइनस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर कॉमन रेशो बोला जाता है जिसे, वो कितना है 1/2। यहाँ पे हर बार जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1/2, तो 1/2 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। h की वैल्यू हमारी क्या होगी, h इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस 1/2 पावर n, और ये जो है यहाँ से सोल्व होके, मतलब यहाँ पे जो है ये 1/2 आना था यहाँ पे नीचे, तो मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए n बाई एच की वैल्यू। तो n बाई एच हमारा हो जाएगा, देखिए इस h को इधर ले आएंगे और इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे, तो n बाई एच मिलेगा हमें 2 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n, मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 अपॉन 2 पावर n, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n माइनस 1, जो कि हमारा ये ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, तो आप जनरल तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इस सीरीज में से कुछ भी n की 2-3 वैल्यू उठा के n की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू 2 पुट करनी है, n की वैल्यू 3 चूज करनी है, उसी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये रहने वाला है 2023 का
फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है लेट P बी द मीडियन एंड Q बी द मीन एंड R बी द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2 और डैश 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 xn। इसका जो मीन है वो हमें दिया गया है कितना, वो हमें दिया गया है Q। इसका जो मीडियन है वो हमें दिया गया है P और इसका जो मोड है वो हमें दिया गया है R। ठीक है, फिर हमसे एक S वैल्यू बोली गई है, S इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके n और 2xi माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसने पूछा S टेक्स मिनिमम वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू, S की जो है, ये जो S है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, a को हमें क्या लेना पड़ेगा, a की क्या वैल्यू रखी जाए चारों ऑप्शंस में से कि ये जो S समेशन है, ये जो हमारा S है, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समेशन xi माइनस होल स्क्वायर, इसको अगर मिनिमम बनाना है, इसको अगर मिनिमम बनाना है तो इस डाटा का यहाँ पे मीन रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो आएगा वो मीन आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस या प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि अगर हमें इस एक्सप्रेशन की, यानी कि x1 माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस 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 xn माइनस दिस होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको क्या मिले, मिनिमम मिले। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था उस प्रॉपर्टी में कि मीन रखा जाएगा तो ही जो है ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगी। चलिए, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमें सिर्फ हिंट मिला है। तो यानी कि a जो है वो a इस डाटा का मीन होना चाहिए, a शुड बी इक्वल टू मीन ऑफ 2xi, जो हमारा डाटा है 2xi उसका मीन होना चाहिए। अच्छा, xi का मीन कितना है, xi डाटा का मीन हमें कितना दिया हुआ है, xi डाटा का मीन हमें दिया हुआ है q, तो 2xi का मीन कितना होगा। और मीन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप डाटा में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीन में भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीन ऑफ 2xi कितना है, 2q होगा। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, हमें 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा कि 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर उलझाने वाले आएंगे। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, बट हमारा टारगेट ये है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारा स्टैट्स का जो कंसेप्ट वाला जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनको भी जरूर कवर कीजिएगा, तभी आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा भी है, ठीक है, और फिर भी उसके बाद मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। स्कोर आपका तब बढ़ेगा जब आप कंसेप्ट्स के बाद अभी इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। देखो, अगर आप ये देख सको कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी याद दिला दी कि ये वाली प्रॉपर्टी यार पढ़ी तो थी, बट कैसे अप्लाई करनी है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करके ही पता चला। ठीक है, या फिर किस तरीके से उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे जिनको वो प्रॉपर्टी पेपर में याद आ भी गई होगी, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का जो है या तो q/2 कराए होंगे, ठीक है, या फिर उन्हें लगा होगा यहाँ पे q होना चाहिए था, q है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें भी सिर्फ हमारे प्रैक्टिस से ही बनेंगी कि कैसे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा गया है एक प्रॉपर्टी के अराउंड। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैट्स में प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को प्लीज समझिए, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।